Hello friends, I welcome you all to the lecture series of Organic Chemistry for Class 11 Unit 12। ये लेक्चर 5 है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। इस लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेनन होता है जिसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। ठीक है, इन्हें निकालने के और कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, बट इनके आइडेंटिफिकेशन कई टाइप्स की होती है। आइसोमेरिज्म कई टाइप्स की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में भी ये चार्ट दे रखा है, फ्लो चार्ट। तो देख सकते हैं आपके आइसोमेरिज्म सबसे पहले दो टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी चार टाइप्स होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। और वहीं दूसरी ओर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में बताया था कि क्या होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, प्लेन में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो है चेन आइसोमेरिज्म। सो हम देख सकते हैं कि जब व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कार्बन स्केलेटन यानी कि चेन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। देयर कैन बी डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ब्रांचेस ऑन चेन विच कैन वेरी विद लेंथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि चेन की लेंथ वेरी करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि C5H12 इन तीनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है, C5H12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीनियर चेन है, इसे हम पेंटेन कहते हैं, इसे एन पेंटेन भी कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एन क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है। तो ये हमारा एन पेंटेन हो गया। आइयोपेक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम पेंटेन है। कॉमन नेम इस स्ट्रक्चर का है आइसोपेंटेन, बट इसका आइयोपेक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम है 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है और एक साइड ग्रुप अटैच्ड है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कॉमन नेम नियोपेंटेन है, पर आइयोपेक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप बस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो अलग है। ठीक है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दूसरे पार्ट की, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। सो व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि सेम टाइप एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप, मतलब उनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो और सेम लाइक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन चेन, तो वो होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे C3H8O है। तो यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पे लगा, यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, बट सिर्फ पोजीशन के अंदर डिफरेंस होने के कारण आप देख सकते हैं कि प्रोपेन 1 ऑल है और प्रोपेन 2 ऑल ये है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं अलग होती हैं, ये अलग अलग रिएक्शंस में अंडरगो कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके आप इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये पोजीशन आइसोमर्स है, इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है बट अलग अलग पोजीशंस पे अटैच्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। सो यहाँ पे भी टू और मोर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम अटैच्ड है, बट वो अलग अलग पोजीशन पे थे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे अलग अटैच्ड हैं, भले ही सेम पोजीशन पे अटैच्ड हो पर वो अलग अटैच्ड है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O देख सकते हैं, ये प्रोपेनोन हो गया जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं, जो आपके नील पेंट रिमूवर्स में भी यूज होता है, और ये यहाँ पे हो गया प्रोपेनल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिल गए जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों कंपाउंड्स बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि
it arises due to different alkyl chains on either side of the functional group of molecule. अभी तक हमने पढ़ा कि different type के functional groups होते हैं functional group isomerism में, और सेम functional group हो, molecular formula सेम हो, बट उनकी पोजीशन अलग हो, कार्बन चेन पे अलग अलग पोजीशन पर अटैच हो, तो वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं. मेटामरिज्म ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप एक ही रहता है. यहाँ पे मतलब हेटेरो एटम जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं या ग्रुप होते हैं वो सेम ही रहते हैं, बट यहाँ पे कार्बन एटम की पोजीशंस, कार्बन और हाइड्रोजन एटम की पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट डिफरेंट एटम वो अलग रहती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C4H10O ये मेथॉक्सीप्रोपेन शो कर रहा है, C2H5O C2H5 ये एथॉक्सी इथेन शो कर रहा है. ठीक है, ये CH3O CH37 ये हो गया आपका मेथॉक्सीप्रोपेन. ये एक फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. C4H10O इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये एनसीईआरटी में गिवन है. वैसे हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें से 3 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो ये तीनों मेटामर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे आप O के लेफ्ट साइड में एक CH3 ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है. इस केस में O के दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज अ ब्रांच अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ये चेन बन गई और यहाँ पे एज अ ब्रांच अटैच है. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O अलग अलग जगहों पर है, तो ये होगा हमारे मेटामर्स. अब चलते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म पे. सो द कंपाउंड्स दैट हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बट डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द एटम और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म. तो मतलब यहाँ पे जो है लाइक एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू कार्बन प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर प्लेन जो है अलग अलग पोजीशंस होती है एटम्स की. ठीक है, तो इससे हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स. ठीक है, तो दिस स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ये कहलाती है स्टीरियोआइसोमेरिज्म, और इसे 2 तरीके में क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला ज्योमेट्रिकल एंड दूसरा ऑप्टिकल. चलिए, तो पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जैसे का नाम सजेस्ट करता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो करते हैं. अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन में अंडरगो करें. ठीक है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन इज द रोटेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की जिसमें रोटेशन होती है अबाउट द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट एज इट ट्रेवल्स थ्रू द सर्टेन मटेरियल्स. ठीक है, आगे जाके आप बीटेक या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे. वैसे कुछ इस टाइप का होता है ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिनन कि जैसे यहाँ पे एक लाइट है जो पूरी आपकी सारी डायरेक्शन में स्कैटर्ड है. अब वो एक पोलराइजर फिल्टर के थ्रू पास करेगी तो एक यूनिट डायरेक्शन में वो ऐसे ट्रैवल करती है, और एक ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल के थ्रू जब वो पास करेगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगी. एनालाइजर के थ्रू फिर उसे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन दी जाती है. सो ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है फ्रेंड्स. अच्छा, सो कंपाउंड्स दैट अंडरगो ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकली एक्टिव, तो जो इस फिनोमिनन के अंडरगो करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. एंड एनांशियोमर्स जो होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अब समझ लेते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है. कायरल एटम, कायरल कार्बन एक ही बात है. तो यहाँ पे कायरल वर्सेस आप एकाइरल देख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है. देखिए, कायरल एटम में क्या होता है, जब भी आप किसी कंपाउंड में देखेंगे ये इस कार्बन को आप कंसिडर करेंगे जिससे ग्रुप से अटैच्ड है. सो इसमें क्या होता है कि इनकी मिरर इमेजेस बन सकती हैं पर वो इस पर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को आगे रखें तो एज अ मिरर इमेज वो आपको आपका राइट हैंड दिखेगा. बट अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फ्रंट साइड को अपने राइट हैंड की फ्रंट साइड पे रखें तो वो सेम नहीं होगा, वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, वो प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं करेगा. तो वो कायरल एटम का एग्जाम्पल हो गया. मैं और आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. एक कायरल में क्या होता है कि उनकी मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज कर सकती हैं. ठीक है, और आप किसी कंपाउंड में देखेंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कायरल एटम है या एकाइरल एटम है. तो आपको देखना होगा कि उस कार्बन के साथ कितने ग्रुप से अटैच्ड है और कौन कौन से ग्रुप से अटैच्ड है. ठीक है, अगर सारे ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हुए डिफरेंट है तो वो कायरल एटम है. अगर एक या 2 ग्रुप्स मतलब सेम है तो वो एकाइरल है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 है, Cl है, Br है, हाइड्रोजन है, तो ये कायरल एटम हो गया. 4 डिफरेंट एटम्स बॉन्डेड टू कार्बन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, बाकी 2 हैं CH3 और Br. तो ये does not have 4 different atoms or group bonded to carbon. तो ये एकाइरल हो गया. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कायरल है क्योंकि यहाँ पे ये 3 कार्बन एटम्स की चेन है. यहाँ पे इस कार्बन से अटैच, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये कायरल हो गया.
ये एक कायरल हो गया क्योंकि सिर्फ 3 एटम्स अटैच है और एक के साथ ऑक्सीजन के साथ तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो ये कायरल है। ठीक है, यहाँ पे सेम ग्रुप से अटैच होते हैं एक कायरल के केस में, और कायरल के केस में कार्बन एटम से डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो बात कर रही थी सुपर इम्पोज की, उसका मतलब क्या है, तो लेफ्ट हैंड को लाइक एंड राइट हैंड, ये जैसे कायरल हो गए, जैसे कि आप राइट हैंड को मिरर के आगे रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की इमेज आपको दिखेगी। लिटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी कि राइट हैंड को आगे रखिए मिरर के तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड की फ्रंट साइड को हमने राइट हैंड की फ्रंट साइड के ऊपर रखा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो ये हो गया कायरल एटम का एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें मिरर इमेज बन रही है, पर ये सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते। यहाँ पे सारे ग्रुप्स जो कार्बन से अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है, तो एक कायरल, ये कार्बन जो है कायरल हो गए, कायरल एटम हो गए, जबकि एक कायरल है। यहाँ पे इमेजेस मिरर इमेजेस बन रही है पर वो सुपर इम्पोज की जा सकती हैं, पर यहाँ पे सेम ग्रुप्स अटैच है, हाइड्रोजन के सेम ग्रुप्स अटैच है, तो ये कार्बन हो गया एक कायरल एटम। ठीक है, सो आई होप आपको कायरल और इकायरल एटम के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एनांटियोमर्स की। ठीक है, एनांटियोमर्स की बात करते हैं हम, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब कि इनकी मिरर इमेजेस भले ही बन रही हो, पर अगर इस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड पर इसकी मिरर इमेज पर रखा जाए, ठीक है, एक ही साइड से, तो फिर ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके एनांटियोमर्स का। ठीक है, तो इसमें कायरल एटम, जितने भी एनांटियोमर्स होंगे आपके, उसमें कायरल एटम ही प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कायरल एटम है, यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कायरल एटम है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कायरल एटम का एग्जांपल हो गया, एनांटियोमर का एग्जांपल हो गया। ये लेफ्ट हैंड कंपाउंड हो गया, राइट हैंड कंपाउंड हो गया। अब इसे एज इट इज फ्रंट साइड के फॉर्म में लेफ्ट हैंड की फ्रंट साइड को राइट हैंड की फ्रंट साइड पे रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, भले इसकी मिरर इमेज बन रही हो, भले ही ऑप्टिकली एक्टिव हो, बट ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कायरल कंपाउंड का, या फिर एनांटियोमर भी आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं DL नोटिफिकेशन की। सो DL नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन होती है, डेजिग्नेशन होती है एनांटियोमर्स की। एनांटियोमर्स को नेम देने के लिए DL नोटिफिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज जो है एनांटियोमर है एल ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज ये है और ये है एल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये दो एनांटियोमर्स हो गए। ओके, सो अब आइडेंटिफाई कौन सा करना है कि कैसे करना है कि कौन सा DN कौन सा L है, D नोटिफिकेशन किसे देनी है, L नोटिफिकेशन किसे देनी है। तो देखिए यहाँ पे ये रूल है कि इफ OH ऑन द बॉटम कायरल एटम पॉइंट्स टुवर्ड्स द राइट, OH ऑन द बॉटम, ये सारे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन एटम्स आपके बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे सबसे बॉटम कार्बन एटम है, ये तो एक चेन है और ये एक अलग ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बॉटम कार्बन पे ये OH राइट साइड पे, तो इसे हमने नाम दिया D। And if OH on the bottom chiral atom points towards the left, then the sugar is L। आप देख सकते हैं बॉटम कार्बन एटम पे यहाँ पे लेफ्ट की ओर पॉइंट कर रही है तो L, लेफ्ट स्टैंड मतलब L जो है लेफ्ट को डिनोट करता है, लेफ्ट जो है L से शुरू होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉटम कार्बन एटम पे OH लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट यानी कि L। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट नोटिफिकेशन दे सकते हैं, आपके एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये रूल ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखिए। ठीक है, ये है डी ग्लाइसरएल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे सारे ये ग्रुप्स जो हैं ये अलग हैं। ये कायरल कार्बन हो गया, जैसे मैंने बताया था एनांटियोमर्स में कायरल कार्बन होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है OH राइट साइड पे है, तो ये हो गया D ग्लिसराइल्डिहाइड, और यहाँ पे ये L, यहाँ पे ये L ग्लिसराइल्डिहाइड हो गया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम से OH ग्रुप लेफ्ट में अटैच्ड है। सो आई होप आपको DL नोटिफिकेशन समझ में आई हो। अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दूसरे पार्ट पे, जो कि है डिजास्टोमर्स। ठीक है, तो ये 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट आर नॉट
द मिरर इमेजेस, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस है और ये ट्रांस है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है। ज्योमेट्रिकल मैंने आपको जो पहले बताया था एनान्थ्रीमर्स, वो स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें डिजास्टर्मर्स की बात कर रहे हैं। तो सिस के आप केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के एक ही साइड पे है दोनों मिथाइल ग्रुप्स, और एक ही साइड पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड की अलग अलग साइड पे ऑपोजिट साइड में ये होगा यहाँ पे ट्रांस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये ट्रांस है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के डिफरेंट साइड्स पे, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि ये सिस है, ऐसे ही सी बना रहे तो ये सिस हो गया एंड ये है ट्रांस, ठीक है। आप अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे तो इसकी डिफरेंट होती हैं इन दोनों कंपाउंड्स की, भले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे कि इसमें डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, जबकि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो डायपोल डायपोल यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है तो यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट होंगे, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो तभी भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में और कभी कभी रिएक्शंस में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिस और ये ट्रांस है। क्यों? क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों ग्रुप से डिफरेंट है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो सेम है। हाइड्रोजन एटम कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड पर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटम्स है कार्बन डबल बॉन्ड की अलग अलग साइड में, तो ये ट्रांस बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन की। अब ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करते हैं, हम वही सिस ट्रांस के कॉन्सेप्ट पे ही बेस है ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिस है, आपका सिस वाला स्ट्रक्चर है, उससे हम डिनोट करते हैं जेड से, वो होता है जेड ब्यूटीन। इसे आप ब्यूटूइन भी लिख सकते हो, Z2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, दोनों ही बेस सही है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम फंक्शनल ग्रुप को लाइक नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो डबल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं मेंशन थे फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की हमने सबसे पहले पोजिशन बताई है, फिर हमने नेम लिखा है डबल बॉन्ड का यहाँ पे ईन, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो। आप इसे ब्यूटूइन भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, दोनों ही वेज आईपैक नॉमेनक्लेचर में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जो सिस स्ट्रक्चर है उसे हम Z2 ब्यूटीन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ठीक है, इसे हम E2 ब्यूटीन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। वैसे आपके जो आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ मेटामेरिज्म तक बता रखे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इतना लाइक डिटेल में नहीं दे रखा आपको एनसीईआरटी में, तो मैंने फिर भी ये टॉपिक कवर कर लिए क्योंकि आपके जेईई मेंस के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। So thank you friends for watching this video, and please like and share the video. Also subscribe my channel for more such videos. Thank you so much friends.